दोस्तों नमस्कार। मैं जय कुमार आपके अपने क्लब एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी हिंदी अनुरागियों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था और तो मैं कुछ 10-10 नंबर के प्रश्न डालता था, तो आज से मैं हर 1-2 दिन पे आपको एक वीडियो दिया करूँगा। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। इलियट ने कहा है, ये इलियट का कथन है कि इलियट ने कहा है केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। तो यह इलियट जी का कथन है कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वरन वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदी महाकाव्य परंपरा में रामचरितमानस और रामचंद्रिका आदि का स्थान निर्धारण करने के लिए प्रिय प्रवास, साकेत और कमायनी की रचना की गई। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली का इलाका हिंदी क्षेत्र में आते हैं। अगला पॉइंट है हिंदी का अर्थ वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी है। अगला पॉइंट है मैथिली और राजस्थानी स्वतंत्र भाषाएं हैं। अगला पॉइंट है भाषा विज्ञान के आधार पर उनकी कृति और प्रवृत्ति हिंदी से अत्यंत भिन्न है। अगला पॉइंट देखते हैं। अवधी और ब्रज का भी अपना पृथक अस्तित्व है। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं और वर्तमान हिंदी से भी। अगला पॉइंट देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैथिली को साहित्य अकादमी ने मान्यता दी है। अगला पॉइंट है राजस्थानी को भी साहित्य अकादमी ने स्वतंत्र भाषा की मान्यता दी है। आगे है इसके अनुसार उर्दू भी हिंदी का ही उपभाषा है और ब्रजभाषा आदि की तरह उर्दू का साहित्य भी हिंदी साहित्य का ही अंग है। तो दोस्तों आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। मध्य युग में आयुर्वेद, ज्योतिष आदि शास्त्र तथा सांप्रदायिक साहित्य आदि सभी कुछ पद्य में लिखित है और गद्य में ये मिसप्रिंट है, समझ नहीं आ रहा। कच्ची पक्की टीकाएं, यहाँ अनेक होना चाहिए। अनेक कच्ची पक्की टीकाएं, वचनिकाएं, वार्ताएं, ख्यातें और ब्याते बातें मिलती हैं। अगला पॉइंट है आधुनिक काल के आरंभ में रचित स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश निश्चय ही ललित साहित्य का अंग नहीं है। आलोचना की भाषा के विकास का अध्ययन उसके बिना संभव नहीं है। आगे देखते हैं। इतिहास लेखन ऐतिहासिक अनुसंधान का पर्याय नहीं है। इतिहास लेखन ऐतिहासिक अनुसंधान का पर्याय नहीं है। अगला पॉइंट है 100 से ऊपर इतिहास ग्रंथों का प्रकाशन के बाद भी हिंदी में सर्वाधिक प्रामाणिक इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जिनकी रचना सन 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। आगे देखते हैं हिंदी भाषा उद्भव, विकास और उसका स्वरूप। तो पॉइंट है भारत में हिंदी का प्राचीनतम रूप संस्कृत है। अगला पॉइंट है संस्कृत का काल सामान्य रूप से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत और 1000 से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत माना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं संस्कृत भाषा के दो रूप मिलते हैं। एक भाषा वैदिक संस्कृत है जिसमें वैदिक वाङ्मय की रचना हुई, और दूसरी लौकिक या क्लासिकल संस्कृत है जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं हैं। अगला पॉइंट है संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिनिष्ठित भाषा संस्कृत थी। अगला पॉइंट है 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई थीं।
3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई थी जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा। संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद काफ़ी बदल गई, जिसे पाली की संज्ञा दी गई। अगला पॉइंट है, इसका काल 500 ईसा पूर्व से पहले ईस्वी तक माना गया है। पाली भाषा का जो समय है 500 ईसा पूर्व से पहले ईस्वी तक माना गया है। अगला पॉइंट है कि बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। आगे देखते हैं, इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई थी। पहला है पश्चिमोत्तरी, दूसरा मध्य देशी, तीसरा पूर्वी और दक्षिणी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका स्वरूप प्राकृत नाम से भी अभिहित किया गया। पाली के बाद प्राकृत आया जो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया। अगला पॉइंट है, सौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी इस काल की प्रमुख बोलियां थीं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बोलियां हैं, आपको पता होगा। अगला पॉइंट है, प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ है। अपभ्रंश भाषा का काल सामान्य रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। अगला पॉइंट है, अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी दो ही भाषा के रूप मिलते हैं। अपभ्रंश में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी दो ही भाषा के रूप मिलते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है, प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की 9 आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में थी। अगला पॉइंट है, वर्तमान में 9 आर्य भाषा लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला और असमिया है। यह वर्तमान में 9 आर्य भाषा मानी गई हैं। अगला पॉइंट है, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है। अगला पॉइंट है, पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिसके अंतर्गत मुख्यतः 10 बोलियां हैं। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट, खड़ी बोली। पहला पॉइंट है खड़ी बोली। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है, एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में और दूसरे दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के रूप में के अर्थ में। तो आज के लिए तो मैं आज बहुत छोटा ही प्रश्न PDF लाया था। बाकी की जो बोलियां हैं 10 बोलियों को मैं पूरा करूंगा। ये तो पहली बोली थी खड़ी बोली, आगे की वीडियो में 9 बोलियों को लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।